गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग पार्टनरशिप का जो बेसिक पढ़े थे उसमें हम लोग देखे थे कि पार्टनरशिप का जनरल मीनिंग क्या होता है, क्यों आया पार्टनरशिप, नीड क्या था, पार्टनरशिप आने के बाद क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही थी, जो और ए और बी में आपस में तनाव हो गया था, वो सारा कुछ हम लोग जिक्र किए थे वहां पे। ये सब करने के बाद हम लोग फिर आगे क्लास को वहीं पे स्टॉप कर दिए थे। आज हम आपको वहीं से, जो पिछले क्लास में जहां पे मैंने आपको छोड़ा था, वहीं से आपको मैं आगे लेकर के बढ़ूंगा कि जो आपस में तनाव हुआ था उसको मिटिगेट करते हुए कैसे पार्टनरशिप आगे बढ़ा। और पार्टनरशिप बिजनेस आज दुनिया में इतना, बहुत जगह आपको बहुत जगह पार्टनरशिप दिख जाएगा करने को। पार्टनरशिप बहुत जगह है बिजनेस पार्टनरशिप का। तो उन सारे समस्या को समाप्त करते हुए पार्टनरशिप कैसे आगे बढ़ा, पार्टनरशिप बिजनेस कैसे आगे बढ़ा, आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। इसके लिए ही, इसी के लिए, उन समस्या सब को भी दूर करने के लिए एक कानून भी पास किया गया अपने पार्लियामेंट में, संसद भवन के द्वारा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बोला कि हम तुम पे अप्लाई होते हैं, लेकिन हम तुमको हमेशा ये नहीं बोलेंगे कि नहीं तुम्हें ये काम करना होगा, ये काम करना होगा, ये काम करना होगा। बोला कि पार्टनरशिप का मतलब होता है, आज हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखेंगे, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत जो कि रिलेवेंट है हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, उस थ्योरी को देखेंगे। बोला कि हम यहां पे पार्टनरशिप एक्ट ये बात नहीं बोला है कि नहीं तुमको यही काम करना होगा। बोला कि पार्टनरशिप यानी दो या दो से अधिक आदमी आपस में एग्री होते हैं किसी काम को करने के लिए। बोला कि तुम दोनों आदमी जिस किसी भी काम पे एग्री होगे, उस काम को तुमको सही ढंग से करना होगा, बशर्ते कि वो काम इलीगल नहीं होना चाहिए। वो काम इलीगल नहीं, ऐसा नहीं कि आप पार्टनरशिप कर लिए ए और बी, जिसमें एग्जांपल हम लोग पिछले क्लास में लिए थे ए और बी का। ए और बी पार्टनरशिप कर लिया कि हमको क्या करना है, चोरी करना है, हम लोग क्या करेंगे, चोरी करेंगे और जो पैसा आएगा उसको बांटेंगे। ऐसा पार्टनरशिप नहीं कर सकते, इलीगल पार्टनरशिप नहीं हो सकता है जी। लीगल पार्टनरशिप करना होगा, कोई लीगल बिजनेस करना होगा, पढ़ाने का, सामान को बेचने का, पंखे का एग्जाम्पल लिए थे, पंखे का आप कर सकते हो, यानी कोई लीगल काम करना होगा। इलीगल काम आप नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप बना लिए, चोरी करेंगे यानी हम लोग के आपस के एग्रीमेंट का बात है, हम कर सकते हैं, नेवर, ये बात मत सोचना, ठीक है। तो पार्टनरशिप आप कर सकते हैं जहां जहां पर भी आपका बोला कि पार्टनरशिप का, जो आप लोग पार्टनरशिप करोगे तो एक पेपर पे आप क्या क्या टर्म एंड कंडीशन आपके बीच में है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन आप लोग पढ़े भी थे, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस भी थोड़ा बहुत किए थे कि कौन कितना पैसा लगाया है, पार्टनरशिप फॉर्म का नाम क्या रहेगा, उसके बाद प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस परसेंटेज पे रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस परसेंटेज पे रहेगा, रेमुनरेशन कैसे रहेगा, ये सारा कुछ उस पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा और उसको वो दोनों आदमी साइन किया हुआ रहेगा, साथ ही साथ विटनेस भी साइन करेंगे। अब बोला पार्टनरशिप एक्ट कि तुम जो जो चीज उस पार्टनरशिप डीड में लिखे हो तुम उस तरीके से उसको फॉलो कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि तुम इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते हो। बाकी तुम्हें जैसे करना है काम, तुम चाहो तो प्रॉफिट को 5:1 के रेशियो में बांट सकते हो, यानी 6 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 5 रुपया एक आदमी ले जाएगा, 1 रुपया एक आदमी ले जाएगा। जैसे करना है पार्टनरशिप कर लो। तुम ऐसा भी पार्टनरशिप कर सकते हो कि लॉस होगा तो हम पैसा नहीं बियर करेंगे। सपोज ए और बी जो पार्टनर था ऐसा पार्टनरशिप कर लेगा कि लॉस अगर होगा तो बी बियर नहीं करेगा, वो सारा का सारा लॉस ए का होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो बी ले लेगा। कुछ भी हो सकता है। अगर वो एग्री हैं, दोनों आदमी एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हाँ ये मंजूर है हमें, तो वो किया जा सकता है। लेकिन जहां कहीं भी आपका डीड साइलेंट होगा, आपका डीड कुछ नहीं बोलेगा, वहां पे पार्टनरशिप एक्ट आ जाएगा। वहां पे पार्टनरशिप एक्ट आ जाएगा, बोलेगा कि तुम तो भूल गए बच्चे, तुम तो भूल गए बच्चे, लेकिन मैं चूंकि भारत का संविधान हूं, मैं कुछ भी नहीं भूलता, मुझे सब कुछ मालूम है। हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सपोज कीजिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना और उसमें प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा ये लिखना मिस कर गया, ये लिखना भूल गया कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, तो भारत का संविधान यानी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट आकर के ये बात बोलता है कि तुम्हें प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बांटना चाहिए। अच्छा सर, आपने जो एग्जांपल लिया था इक्वल रेशियो, वहीं से आप समझ सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप
चाहे तो 5:2 में ले सकते हो, किसी भी तरह से ले सकते हैं, बट मैंने वही ले लिया था, इक्वल ले लिया था, क्योंकि डिड भी वही बोलता है, एक्ट भी वही बोलता है। अब सर मान लीजिए पार्टनरशिप बिजनेस में रेमुनरेशन देने के लिए कुछ नहीं लिखा कि कौन सा पार्टनर जितना काम करेगा उसको रेमुनरेशन देंगे, तो क्या इस पे भी डिड कुछ बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी कुछ बोलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी कुछ बोलता है, सब कुछ पे बोलता है। यही सारा कुछ आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा रियली। आप लोग क्लास को अच्छे से देखें और मेरे साथ कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। ये क्लास 2 है, क्लास 2 पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने जो पिछले क्लास में टॉपिक लिखा था नीड, पहला नंबर टॉपिक था। आज दूसरा नंबर टॉपिक लिखिए कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट गेन करना चाह रहे हैं। कॉन्सेप्ट में टॉपिक का 2.1 लिखिए। हम ये जो कॉन्सेप्ट लेंगे, ये कॉन्सेप्ट दो तरह का हम लेंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी क्वेश्चन कैसे बनेगा और उस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक होगा, उस लॉजिक को थ्योरी में लिखेंगे और क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट। ठीक ना। तो 2.1 में हम लोग लिखेंगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में पहला नंबर पॉइंट हम लोग लिखेंगे जो उस पिछले क्लास में हम आपको बोले थे कि आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग सिर्फ पार्टनरशिप का जनरल मीनिंग जाने थे कि जब 2 या 2 से अधिक आदमी मिलकर बिजनेस करने के लिए तैयार होता है तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग एकदम टिपिकल डेफिनेशन क्या बोलता है वो देखेंगे। तो लिखिए डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है लिखेंगे, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर ये इंडियन वर्ड क्यों लगा हुआ है? आपको मालूम होना चाहिए 1932 ये एक्ट कौन बनाया होगा? अंग्रेज के समय का होगा, जब भारत गुलाम था दुर्भाग्यवश। तो अंग्रेज ने, आपको मालूम होगा कि अंग्रेज का जो शासन था वो लगभग विश्व के सभी कंट्री पे था लगभग। तो वो क्या करते थे, एक्ट पास करते थे। इंडिया के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, चाइना के लिए चाइनीज पार्टनरशिप एक्ट, इस तरीके से वो अपना पार्टनरशिप एक्ट बनाते थे। तो ये दिस इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बिकॉज दिस एक्ट हैज बीन पास्ड इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट्स वाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। खैर आपके लिए बहुत रिलेवेंट नहीं है, हम लोग तो यहाँ अकाउंट पढ़ने आए हैं। ये जब आप लॉ पढ़ेंगे तो सर आपको बताएंगे। ठीक है, क्या बोलता है एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? बोलता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. This is the definition as per पार्टनरशिप एक्ट। कि पार्टनरशिप ये भी जनरल मीनिंग से मिलता है। आपको बताया था पिछले क्लास में कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज नहीं किया गया। वैसे आप लॉ पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा, नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एनी एक्ट, ठीक ना, प्रोवाइडेड, अदरवाइज, ऐसा टेक्निकल वर्ड मिलेगा कि उसे हमें पढ़ना पड़ता है, उसी का तो हम लोग पैसा लेते हैं उस लॉ को इंटरप्रेट करने का। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे पार्टनरशिप का, काफी सिंपल है, आपको समझ में आएगा।
पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी पर्सन्स ये प्लूरल है, पार्टनरशिप रिलेशन है पर्सन के बीच में, हु जो एग्री है टू शेयर द प्रॉफिट, हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, who agree to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी पार्टनरशिप एक रिलेशन है आदमियों के बीच में, पर्सन्स के बीच में, जो कि सहमत हुए हैं, एग्री हुए हैं किस चीज के लिए, प्रॉफिट बांटने के लिए। किस चीज का प्रॉफिट? तो बिजनेस का प्रॉफिट, जो कि सारे आदमी मिलकर बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी एक आदमी सभी के लिए बिजनेस कर रहा है। तब तो बी बिजनेस कर रहा था, ए और बी दोनों के लिए पिछले क्लास में, तो सभी के लिए कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे कि ये पार्टनरशिप है। सर यहां पे सिर्फ प्रॉफिट वर्ड लिखा है, प्रॉफिट मींस व्हाट? प्रॉफिट का मतलब क्या सर? प्रॉफिट बांटने के लिए ही सिर्फ पार्टनरशिप होता है, लॉस के लिए नहीं होता है क्या? ऐसा पार्टनरशिप हो सकता है कि प्रॉफिट बांटेंगे बट लॉस हम नहीं बांटेंगे, लॉस सिर्फ तुम्हारा होगा? इस पे बच्चों डिफरेंट राइटर का या डिफरेंट पब्लिकेशन का अलग अलग ओपिनियन है। आप डिफरेंट टीचर को भी देखेंगे अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जैसे आप सीए फाउंडेशन का बुक देखेंगे तो वहां पे बोलता है कि प्रॉफिट मींस प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट होता है, यानी पार्टनरशिप सिर्फ प्रॉफिट बांटने के लिए होता है, लॉस बांटना जरूरी नहीं है, जो कि लॉजिकल भी है। हम अगर बिजनेस में आते हैं तो प्रॉफिट के माइंड से आते हैं या लॉस के माइंड से आते हैं? सर ऐसा और ऐसे भी पार्टनरशिप किस पे चलता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे चलता है। दो पार्टनर अगर आपस में जो चीज लिख लेंगे उसी से पार्टनरशिप, यानी ऐसा पार्टनरशिप पॉसिबल है कि अगर प्रॉफिट होगा तो ए और बी दोनों इक्वल बांट लेगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो सारा का सारा लॉस ए को होगा। दिस कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखा हुआ है तो। पार्टनरशिप डीड में अगर ये बात लिखा हुआ है, इट कैन बी पॉसिबल। इसीलिए यहां पे आप सीए फाउंडेशन का बुक देखेंगे तो प्रॉफिट का मतलब सिर्फ प्रॉफिट बोलता है। कोई और बुक देखेंगे, चूंकि हम लोग काफी रिसर्च करने के बाद आपको पढ़ाते हैं, और बुक देखेंगे खासकर 12th एनसीईआरटी का बुक देखेंगे, वहां पे बोलता है कि प्रॉफिट इंप्लाइड लॉसेस, यानी अगर प्रॉफिट बटेगा तो लॉस भी बटेगा। तो हमें ये एक्ट का बात है, इस पचड़े में, इस लफड़े में हमें नहीं पढ़ना। हम तो अकाउंट पढ़ने आए हैं भैया, अकाउंट पढ़ेंगे, हमें क्वेश्चन में ये क्लियर बताएगा कि प्रॉफिट या लॉस इस रेशियो में बांटना है। तो ये अकाउंट का बात है, इंटरप्रिटेशन का बात है, इसमें हमें अधिक नहीं पढ़ना है। हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि भैया पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक आदमी मिलकर के एक साथ बिजनेस करते हैं प्रॉफिट बांटने के लिए, अब वो एक ही साथ बिजनेस करते हैं, इसलिए हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ये अकाउंट का टर्म है, समझ गए? हाँ सर समझ गए। हमें क्या, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये दिस इज डेफिनेशन। सेकेंड चीज इसमें लिखेंगे, आप पहचानेंगे कैसे, आप पहचानेंगे कैसे कि ये पार्टनरशिप बिजनेस है। इसके लिए हम आपको लिखवा देते हैं मेन फीचर्स और एसेंशियल एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म का मेन फीचर क्या है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप कैसे जानोगे कि ये पार्टनरशिप फॉर्म है या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है या कुछ और है। इस चीज के लिए आपको इस टॉपिक का नॉलेज होना जरूरी है कि आप देख करके ये मालूम कर पाए कि या दिस इज पार्टनरशिप फॉर्म, दिस इज पार्टनरशिप। सर बहुत कुछ तो हम लोग को मालूम है कि उसमें दो या दो से अधिक आदमी होगा, प्रॉफिट बट रहा होगा, बिल्कुल आप जो जानते हैं, जो मैंने आपको बताया वही, लेकिन इसको जरा लिख भी लेते हैं एक बार। क्या क्या होगा? पहला लिख लेंगे टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन में लिख लीजिए मिनिमम कितना आदमी होना चाहिए? सर 2 आदमी होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना आदमी होना चाहिए? जो रिसेंट नंबर है मैक्सिमम वो 50 नंबर है, 50 नंबर। ये चेंज होते रहता है, लेकिन अभी रिसेंट में ये 50 है, आप 50 लिखेंगे, ठीक है। मिनिमम 2 आदमी और मैक्सिमम 50 आदमी पार्टनरशिप बिजनेस में रह सकता है, यानी एक फॉर्म में 50 आदमी पार्टनर। सर आप तो 50 की बात कर रहे हो, जब कंपनी पढ़ेंगे उसमें तो 5000 आदमी पार्टनर होता है। सर तो बहुत परेशानी होती होगी। आगे पेशेंस रखिए, कंपनी में मजा आएगा, कंपनी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? सर 2 या 2 से अधिक आदमी, बहुत मैं यहाँ पे एकदम बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं लिखा रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकली, जो आप प्रैक्टिकली समझ पाए, जिसका जरूरत हमारे अकाउंट में है,
काफी थ्योरी हमें नहीं पढ़ना, तब तो ये लॉ हो जाएगा, तब तो ये लॉ हो जाएगा। जो हमारे अकाउंट के लिए रिलेवेंट है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। सेकेंड नंबर क्या होगा हमारा सर? सेकेंड नंबर बोलता है एग्रीमेंट। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट क्या होगा? बोलता है पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का ही रिजल्ट होता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया कि ए और बी दोनों आपस में मिले, ए बोला कि हम 5 लाख लगाएंगे, बी बोला हम 1 लाख लगाएंगे, ए बोला हम समय नहीं दे पाएंगे, बी बोला हम समय दे पाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिलेगा। ये सारा तो ही इसी को तो एग्रीमेंट बोलते हैं। एग्रीमेंट से तो आप रूबरू होंगे। जब भी कोई आदमी, 2 या 2 से अधिक आदमी मिलकर कोई काम करता है तो आपस में एक एग्रीमेंट बनाता है, और दैट एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटेन। वो एग्रीमेंट या तो ओरल भी हो सकता है, यानी मौखिक रूप से दोनों आपस में बोल के कंफर्म हो गए। अगर भगवान राम के जमाने की जब बात किया जाए, सतयुग का, उस समय क्या था? वचन को निभाने के लिए भगवान राम 14 साल वनवास चले गए, अपने वचन को निभाने, यानी ओरल एग्रीमेंट था, कोई रिटेन नहीं था। लेकिन आज के जमाने में क्या वचन पे कोई काम चलेगा? वचन तो सर यहाँ तो दिन दहाड़े ये हो जाता है, वचन का क्या है अब आजकल। यानी लेकिन लॉ इस बात को मानता है, लॉ मानता है कि आप इतने ईमानदार हो सकते हैं, पार्टनर इतना ईमानदार हो सकता है कि ओरल भी अगर एग्रीमेंट है तो बात हो सकता है। यानी एग्रीमेंट ओरल हो या रिटेन हो, उसी का तो रिजल्ट है पार्टनरशिप। तो हम यहां पे लिखेंगे कि ये एग्रीमेंट, आगे लिखेंगे नोट में, यहीं पे लिख लीजिए नोट, या ये आप यहीं पे लिख लेंगे। ये एग्रीमेंट जो होगा, ये एग्रीमेंट हमारा ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। ये ओरल होता है तो इसे हम एग्रीमेंट बोलते हैं, और ये रिटेन जो होता है ना तो बोलता है कि इट बिकम डीड। इसी को हम लोग डीड बोलते हैं, दैट इज पार्टनरशिप डीड। आप नाम सुने होंगे पार्टनरशिप डीड का, बहुत जगह नाम सुने होंगे। सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ठीक ना, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? वही बोला कि जब ये एग्रीमेंट, चूंकि एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, खासकर सीए फाउंडेशन के बच्चे, 12th वाले बच्चे को तो लॉ नहीं पढ़ना है, लेकिन सीएस फाउंडेशन के बच्चे जो उससे ऊपर हैं वो लॉ पढ़े होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पे देखे होंगे कि एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटेन। एग्रीमेंट ओरल और रिटेन हो सकता है। जब वो एग्रीमेंट बोलता है ओरल है तब तो नॉर्मल एग्रीमेंट ही है, लेकिन वही एग्रीमेंट जब रिटेन हो जाता है तो बोलता है कि दैट एग्रीमेंट बिकम डीड, दैट इज पार्टनरशिप डीड। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, चूंकि एग्रीमेंट पार्टनरशिप के लिए हुआ है तो इसको पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। ये एग्रीमेंट अगर सेल के लिए होता तो उसको सेल डीड बोलते हैं, ठीक ना। यानी इसी जब हमारा एग्रीमेंट रिटेन फॉर्म में आ जाता है, लिखा हुआ फॉर्म में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डीड, और यहाँ पे उस डीड का मतलब होता है पार्टनरशिप। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ सर, बहुत अच्छे समझ रहे हैं। अभी तक तो सर सच पूछिए मजा आ रहा है, रियल में मजा आ रहा होगा, मुझे ही मजा आ रहा है पढ़ाने में। तीसरा नंबर, सी नंबर पॉइंट लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। जो हम आपको बोले थे कि बिजनेस मस्ट बी लीगल। ये बिजनेस जो है ना बाबू, ये लीगल होना चाहिए। जो चीज हम बोल रहे हैं सबको लिखवाते भी चलेंगे, ठीक ना, आपको घबराना नहीं है। आपका नोट ही सीए चंदन पराशर यानी आपके सर का काम करेगा जब आपके सामने सीए चंदन पराशर नहीं रहेंगे यूट्यूब पे लाइव। आपका नोट आपको दिखाई देगा इसमें मेरा छवि कि हम ही यहाँ पे आपको बतला रहे हैं, यानी जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं सब चीज को मैं यहाँ लिखवा भी रहा हूं, ठीक है। यानी बिजनेस मस्ट बी लीगल होना चाहिए। फोर्थ नंबर क्या होगा? फोर्थ नंबर, शेयरिंग प्रॉफिट। शेयरिंग प्रॉफिट, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे आप जानेंगे कि ये पार्टनरशिप है? मस्ट एम्ड एट
must aimed at sharing the profit of business. मस्ट बी एम क्या होना चाहिए? प्रॉफिट बांटने का, लॉस बांटने का एम नहीं होता है, ठीक ना। यहां पे लिख लेंगे लॉस में नॉट बी शेयर्ड, लॉस में नॉट बी, लॉस नहीं भी बढ़ सकता है। मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाने आए हैं ना भैया, तो प्रॉफिट बांटने का लॉस होगा, पहले प्रॉफिट बांटने का एम होगा या पहले ही लॉस के बारे में चर्चा करने लगे, ठीक ना। तो बोलता है मस्ट एम्ड एट शेयरिंग प्रॉफिट, यानी आपको अगर कहीं पे दो या दो से अधिक आदमी दिखाई देता है, एग्रीमेंट दिखाई देता है, बिजनेस अगर लीगल होता है, प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, ठीक ना, और भी एक चीज वो हो रहा है, तो आप क्या समझेंगे कि ये पार्टनरशिप है। फिफ्थ नंबर क्या लिखेंगे? ई नंबर पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, इसी को हम लोग एक टेक्निकल टर्म में म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। म्यूचुअल एजेंसी बोलता है कि बिजनेस इज टू बी, बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन by all or any of them acting for all। ये लाइन आप पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन लिख रहे थे सेक्शन 4 के हिसाब से, वहां पे आपको दिखा होगा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। यहीं से ये रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट का निकल के आता है, यानी म्यूचुअल एजेंसी। ये आपस का एक म्यूचुअल एजेंसी होता है कि हर पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है, यानी मेन भी होता है, एज वेल एज एजेंट भी होता है, दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। इसलिए होता है कि मान लीजिए वहां पे ए काम नहीं कर रहा था, एग्जाम्पल में सिर्फ बी काम कर रहा था, तो बी ए के लिए क्या हो गया? एजेंट का काम कर रहा है, जबकि ए क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। वहीं पे अगर ए काम कर रहा होता तो बी क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, ए एजेंट हो गया। दैट्स व्हाई यहां पे हम लोग लिखते हैं कि ए मतलब हर पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है, एजेंट भी होता है। इस चीज को भी लिख लेंगे एजेंट, लिखेंगे एजेंट, बिकॉज ही कैन bind the other partner by his act, he can bind the other partner by his act। and प्रिंसिपल क्यों होगा? प्रिंसिपल इसलिए होगा because he himself can be bound by the act of the other partner। एजेंट क्यों होगा? क्योंकि वो जो काम करेगा उस काम से दूसरा पार्टनर बाइंडेड होगा। अगर वो कोई एग्रीमेंट जाके कर लेता है पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ में, तो वो एग्रीमेंट ऐसा माना जाएगा कि सभी पार्टनर ने मिलके किया है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई दूसरा पार्टनर जाए कोई एग्रीमेंट कर लेता है, तो ये माना जाएगा कि सभी पार्टनर ने मिलकर किया है। दैट्स वाई हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है, एज वेल एज एजेंट भी है। अगर ये पांच यानी दो या दो से अधिक आदमी है, कोई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ओरल या रिटन हो सकता है, प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है, ठीक ना, म्यूचुअल एजेंसी है, और एक क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस है। अगर ये पांच चीज आपको कहीं पे दिख जाता है, इसका मतलब है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म है।
इसका मतलब है कि वो पार्टनरशिप। सर ये क्या जरूरत था जानने का? ऐसे ही थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। जब आपको पार्टनरशिप का अकाउंटिंग आता है, पार्टनरशिप का आप बुक बना रहे हो, जब आप सीए बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, तो आपके पास यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द पार्टनरशिप, बेसिक टर्म ऑफ द पार्टनरशिप। मैं बहुत एक्ट के अंदर आपको नहीं ले जा रहा हूं, बट बेसिक तो आपको जानना ही चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें लिखेंगे 3rd नंबर। पहला थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में हम लोग लिख रहे थे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा नंबर मेन फीचर, तीसरा नंबर इसमें टॉपिक लिखेंगे राइट ऑफ पार्टनर। पार्टनर का अधिकार क्या है? सर पार्टनर का अधिकार क्या है वो लिखवा दीजिए। बोलता है एवरी पार्टनर हैज, हर पार्टनर के पास राइट टू शेयर प्रॉफिट या लॉस इन अग्रीड रेशियो। लिखना स्टार्ट करेंगे काफी फास्ट में, इसमें बहुत ज़्यादा चीज नहीं है, बहुत आसान तरीके से लिख पाए हैं। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तीसरा नंबर राइट टू बी कंसल्टेड in the matters related to partnership business। फोर्थ नंबर right to inspect and have copy of the books of account। फिफ्थ नंबर joint owner of the partnership property। सिक्स नंबर right to receive interest at the rate of 6% per annum on loan given to firm। सेवन नंबर right to indemnify by the firm for any expenses or payment make by partner। एट नंबर right to retire from the firm after giving a proper notice। नाइन नंबर right
to disallow the admission of a new partner। और भी अधिकार हैं। राइट मतलब अधिकार। पार्टनर का एज पर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। उसमें से जो इंपोर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज नॉट द क्लास ऑफ लॉ, दिस इज द क्लास ऑफ अकाउंट। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत लॉ का नॉलेज रखना होगा, चूंकि पार्टनरशिप आपका लॉ से गवर्न होता है, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रखना ही पड़ेगा। इसीलिए जो रिलेवेंट राइट है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख करके लाया, और हम देखेंगे एक बार थोड़ा फास्ट तरीके से इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टनर का क्या क्या अधिकार है। बोलता है कि एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस इन रेशियो, एग्रीड रेशियो। जिस रेशियो में वो एग्री हुए थे उस रेशियो में अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर सकते हैं। दूसरा अधिकार क्या है? राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। वो अगर बिजनेस अगर कोई हो रहा है तो अगर करना चाह रहे हैं कि नहीं हम भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो कोई पार्टनर उसको रोक नहीं सकता है, वो काम कर सकता है। तीसरा अधिकार क्या है? राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। अगर पार्टनरशिप बिजनेस का कोई मैटर है उसमें वो कंसल्ट दे सकता है, कंसल्टेंसी दे सकता है। फोर्थ नंबर क्या है? राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो अगर चाहे, पार्टनर अगर चाहे तो जो पार्टनरशिप फॉर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसको इंस्पेक्ट भी कर सकता है, उसका फोटो कॉपी भी ले सकता है। यानी ये अधिकार भी, आप किसी भी एक पार्टनर को इस चीज से वंचित नहीं कर सकते हो, रोक नहीं सकते हो। इसमें कोई भी ये क्या कहते हैं, ये नहीं चलता है कि मेजोरिटी वाला सिस्टम नहीं है कि हाँ मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर अगर चाहेगा तो ऐसा करेगा। ये कुछ भी पार्टनरशिप में अलाउ नहीं होता है। 4 पार्टनर है, 3 पार्टनर अगर चाहेगा कि हम एक पार्टनर को ये अधिकार नहीं देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ये अधिकार देता है, यानी उसको ये बाय डिफॉल्ट इतना अधिकार मिलता है। अब ज्वाइंट राइट टू इंस्पेक्ट देख लिए। फिर क्या है? ज्वाइंट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ज्वाइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जो भी पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी होता है उसका ज्वाइंट ऑनर वो होता है। यानी अगर 20 लाख का कोई प्रॉपर्टी है, 2 पार्टनर है, तो ऑब्वियसली दोनों का उसमें अधिकार है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और 10-10 लाख का दोनों का प्रॉपर्टी है। ठीक ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जब हम लोग एडमिशन पढ़ेंगे उस समय में इस लाइन का आपको अहमियत समझ में आएगा। उसके बाद राइट टू रिसीव इंटरेस्ट रिसीव करने का उसको अधिकार है। क्या सर? पार्टनरशिप फॉर्म को अगर पैसे की जरूरत पड़े तो क्या कोई पार्टनर उसको एज अ लोन पैसा दे सकता है? दे सकता है। वो तो अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया ही है, साथ ही साथ अगर और पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो पैसा कहां से आता है? लोन लेता है बिजनेस। वो लोन अगर चाहे तो वो पार्टनर से भी पार्टनरशिप फॉर्म लोन ले सकता है, और इस लोन पे पार्टनर को अधिकार है कि वो 6% पर एनम, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। राइट टू इंडेमनीफाई बाय द फॉर्म फॉर एनी एक्सपेंसेस और पेमेंट मेक बाय द पार्टनर। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ में कोई एक्सपेंस करते हो तो आप इंडेमनीफाइड यानी क्षतिपूर्ति आपको किया जाएगा, आपको पेमेंट पार्टनरशिप फॉर्म के थ्रू किया जाएगा। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फॉर्म। रिटायरमेंट का अधिकार तो हर जगह है, तब तो आप भले ही कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, अगर आप चाहेंगे तो आप रिटायर हो सकते हैं। आपको एक घटना मालूम होगा, इलाहाबाद बैंक का जो ईडी होता है, ईडी सबसे हायर लेवल का पोस्ट इन बैंकिंग सेक्टर, उससे ऊपर कोई नहीं, उससे ऊपर सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर होता है जो कि सारे बैंक का हेड होते हैं। इसीलिए ईडी, इलाहाबाद बैंक का ईडी जो एक केस अभी आया था, उस केस में वो रिटायर हुए थे। या किसी भी सेक्टर में आप ले सकते हैं, रिटायर होने का अधिकार तो हर जगह मिलता है, इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म में भी मिलेगा। 9th नंबर पॉइंट है राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन। ये भी एडमिशन वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। अगर कोई पार्टनर एडमिशन यानी नया पार्टनर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में आना चाहता है वो तभी आ सकता है जब सारे का सारा पार्टनर, मेजोरिटी नहीं चलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेजोरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म में। अगर 100% पार्टनर यानी 5 पार्टनर है, पांचों का पांचों पार्टनर अगर चाहेगा कि छठा पार्टनर का एडमिशन हो तो ही एडमिशन हो सकता है। मेजोरिटी का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलेगा। यानी राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये भी अधिकार उसको भारत का संविधान यानी पार्टनरशिप एक्ट उस पार्टनर को देता है। ये आप लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे लिखते हैं। एक आप नया पे एक नाम सुन रहे होंगे शायद किसी के मुंह से, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। LLP का नाम आप लोग सुन रहे होंगे कि सर LLP हम लोग बहुत सुन रहे हैं। LLP क्या है? थोड़ा बहुत लिख लेते हैं LLP के बारे में भी
क्या है एलएलपी, क्या है पार्टनरशिप, क्या है, इसका हल्का डिफरेंस भी देख लेंगे। बहुत कुछ नहीं है, उसका भी अकाउंटिंग लगभग इसी टाइप से होता है, इसीलिए लेकिन दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है, एग्जिस्टेंस अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए आपको जानना चाहिए कि वो भी पार्टनरशिप ही है, लेकिन वहां पे लिमिटेड लायबिलिटी है पार्टनर का, यानी पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है। तो एलएलपी हम देखेंगे, एलएलपी क्या है, थोड़ा बहुत एलएलपी के बारे में जान लेते हैं, फिर इसमें क्या डिफरेंसेस है, कहां से क्या, ये देखते हैं। लिखना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ नंबर पॉइंट जो हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का लिख रहे थे, फोर्थ नंबर पॉइंट लिखिए, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप जो नॉर्मल पार्टनरशिप होता है, क्या उसमें पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है क्या? बिल्कुल, जो नॉर्मल पार्टनरशिप होता है उसमें पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक ना। लिखिए, एलएलपी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप formed and registered under LLP एक्ट 2000। आपको ये 2000 का भी आजादी के बाद का आपको बतलाया था ना, इंडियन वर्ड, ये इंडियन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट नहीं है, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। चूंकि इसको हम लोगों ने पास किया है, इसको भारत सरकार ने पास किया है, इसलिए यहां पे इंडिया वर्ड नहीं है, ठीक ना। खैर, एलएलपी का डिफिनेशन सिंपल बोला कि एलएलपी का मतलब होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ये पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, ये पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है। यहां पे तो सिंपल बोला कि एलएलपी का मतलब भी पार्टनरशिप होता है। अंतर सिर्फ ये है कि ऐसा पार्टनरशिप जो कि फॉर्म्ड है एंड रजिस्टर्ड है, जो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008 है, उसको हम एलएलपी बोलेंगे। लेकिन ऐसा पार्टनरशिप जो फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008 नहीं है, उसको हम नॉर्मल पार्टनरशिप बोलेंगे। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होता है, सेम तरीके से अकाउंटिंग होता है, इसलिए हमें यहां पे एलएलपी के बारे में बताया गया, ठीक है। आगे देखेंगे नेचर, इसका नेचर क्या है सर, इसका फीचर या नेचर जो कहिए, बोलता है कि एलएलपी अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। आप लोग कॉर्पोरेट वर्ड से हो सकता है अवगत होंगे। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब होता है एक सेपरेट पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है, ऐसे आप लोग बिजनेस, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे जब 11th में पढ़ रहे होंगे, या बेसिक में जब पढ़ रहे होंगे, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी होता है, चीज भी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट करके भी एक चीज होता है। कहता है कि जिसमें एक बिजनेस बनता है, एक बिजनेस होता है जिसका इंटिटी जो होता है वो लॉ के थ्रू फॉर्म होता है, इसीलिए वो बिल्कुल सेपरेट होता है, और वो भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मल आदमी काम करता है। वो भी कहीं पे साइन कर सकता है, वो भी कहीं पे एग्रीमेंट कर सकता है, यानी वो सेपरेट, उसका इंटिटी बिल्कुल लीगल होता है, एक लॉ के थ्रू उसका फॉर्मेशन होता है। दैट इज कॉल्ड सेपरेट लीगल इंटिटी, ठीक ना। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। दूसरा नंबर पे वही लिख लेंगे हम लोग, इट इज लीगल, ये लीगल एंटिटी है। थर्ड नंबर पे है परपेचुअल सक्सेशन, हैव परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हो गया कि जो इसको बनाया है, जो पार्टनर इसको बनाया है, वो पार्टनर अगर मर भी जाता है, नहीं भी रहता है, तो भी ये इसका इंटिटी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये सेपरेट इंटिटी हो जाता है, ये लीगल, सेपरेट लीगल इंटिटी होता है, इसलिए इसके आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल आप एग्जांपल लीजिए कि अगर किसी आदमी के फादर का मौत हो जाता है, किसी आदमी के फादर का, ह्यूमन बीइंग के फादर किसी का मौत हो जाता है, तो क्या उसके फादर के मौत होने के कारण उसके बच्चे पे, उसके बेटे पे या उसके बेटी पे उसके आइडेंटिटी का कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। यानी उसके फादर का एक अपना एंटिटी है, एग्जिस्टेंस है, और उसके
बच्चे का एक अपना एग्जिस्टेंस है, दोनों अपने अपने एग्जिस्टेंस से चलते हैं, किसी के भी समाप्त होने से किसी पे भी के भी एग्जिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो फर्क पड़ता है भैया, ठीक ना, मैं नॉर्मल बात नहीं बोल रहा हूं, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरीके से एलएलपी भी एक एग्जिस्टेड बॉडी है जो कि लॉ के द्वारा एग्जिस्ट किया गया है, यानी किसी पार्टनर का हट जाना या किसी पार्टनर के आने से इसके आइडेंटिटी और इसके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही परपेचुअल सक्सेशन का मतलब आप कंपनी में पढ़ेंगे परपेचुअल सक्सेशन, यहां भी आपको दिख गया। फोर्थ नंबर क्या बोलता है, एनी चेंज, एनी चेंजेस इन पार्टनर्स shall not affect the existence, right or liability of the LLP। कोई भी अगर पार्टनर में चेंज होता है, क्योंकि पार्टनर एलएलपी भी पार्टनरशिप ही है, तो इसमें अगर किसी पहले मान लीजिए ए और बी पार्टनर था, बी हट गया, उसके जगह पे ए आ गया, डी आ गया, बोलता है कितना भी चेंज कुछ भी कर लो, इसके ना ही एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही अधिकार पे कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला है, यानी ये बिल्कुल सेपरेट पर्सन। समझ गए, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बाकी तो अकाउंटिंग वगैरह सेम ही होता है, ठीक है। एक नोट लिख लेंगे, नोट बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 shall not apply to a LLP। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, वो एलएलपी पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि एक ही बिजनेस पे दो दो एक्ट क्यों अप्लाई करेगा फालतू में। इसके लिए एक अलग एक्ट है अपना एलएलपी एक्ट 2008 जो कि बिल्कुल हाल में बना है, और जो पुराना वाला एक्ट है वो बोलता है कि हमारे एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, ये एलएलपी हो गया। थोड़ा एलएलपी के बारे में और जान लेते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं कि एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, ये नेचर यहां पे आप देख रहे थे इसका, अब यहां पे देखेंगे पार्टनरशिप वर्सेस एलएलपी। की एलिमेंट्स, पार्टनरशिप, इसको आप 3 पार्ट में अपने कॉपी को डिवाइड करेंगे बुक को, और ऐसे हम लोग लिखेंगे। पहला नंबर एप्लीकेबल लॉ, पार्टनरशिप पे आपको मालूम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932, और इस पे द एलएलपी एक्ट 2008 लिख रहे हैं आप लोग। सर थोड़ा बड़ा लिखिए। ओके, कैसे समझ जाते हैं सर? बिल्कुल समझ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में बोलता है कि यहां पे ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, और यहां पे है कंपलसरी, कंपलसरी विथ आरओसी। आरओसी का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कंपनी में बार बार बोल रहा हूं ना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी, कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होता है, और उसका रजिस्ट्रेशन कौन करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ही पावर दे दिया गया कि एलएलपी का भी रजिस्ट्रेशन आप ही कीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी काफी पुराना चीज है, काफी पुराना चीज है। आपको मालूम होगा कंपनी एक्ट 1956 था पहले, उससे भी पहले कंपनी एक्ट हुआ करता था, फिर अभी आ गया 2013 कंपनी एक्ट, नया कंपनी एक्ट। तो वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन काफी दिनों से, कंपनी तो काफी दिनों से बॉडी कॉर्पोरेट है, इसलिए बोला कि एलएलपी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऐसा नहीं कि हम रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। बोला कि हम आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ही ये पावर देते हैं कि आप एलएलपी का भी रजिस्ट्रेशन आप ही करिए, आप ही करवाइए रजिस्ट्रेशन, ठीक ना। तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी करता है। थर्ड नंबर पॉइंट है क्रिएशन।
बनता कैसे है, बोलता है क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। अग्रीमेंट के थ्रू बन जाता है भैया, एकदम आसान है। 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर लाइए, जो टर्म एंड कंडीशन लिखना है लिखिए, साइन कीजिए, पार्टनरशिप तैयार है। जबकि ये बनाने के लिए बोलता है क्रिएटेड बाय लॉ। कौन सा लॉ? एलएलपी एक्ट, ठीक ना। 4th नंबर, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी क्या सर, ये बॉडी यानी सेपरेट लीगल एंटिटी है? नो, पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जबकि ये है, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट सेपरेट, ये नहीं है, नो। और ये क्या है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, यस। 6 नंबर पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। आपको मालूम होगा परपेचुअल सक्सेशन इसके पास नहीं है, डू नॉट है परपेचुअल सक्सेशन, इसके पास है परपेचुअल सक्सेशन। लिख लिए, आगे लिखेंगे। फिर 3 पार्ट में कर लेंगे। 7th नंबर, नंबर ऑफ पार्टनर। नंबर ऑफ पार्टनर मालूम होगा आपको, अभी लिखे हैं मिनिमम। सर मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम 50 चाहिए, 50। इसमें मिनिमम पार्टनरशिप है चूंकि, तो मिनिमम तो 2 चाहिए ही, और मैक्सिमम बोलता है नो लिमिट, नो, जितना चाहे उतना पार्टनर हो सकता है। दिस इज ऑल्सो अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ। 8 नंबर पॉइंट, ओनरशिप ऑफ एसेट्स। अभी लिखे हैं पार्टनरशिप में कौन होता है ओनर? पार्टनर होता है, ज्वाइंट ओनर होता है, जबकि इसमें एलएलपी होगा। लिख लेंगे, फर्म कैन नॉट ओन एनी असेट्स। बोलता है पार्टनरशिप फॉर्म किसी एसेट्स को नहीं रख सकता, कैन नॉट ओन एनी एसेट्स। द पार्टनर ओन द एसेट्स ऑफ द फॉर्म। द पार्टनर ज्वाइंटली ऑन द एसेट्स ऑफ द फॉर्म। जबकि ये क्या होता है? द LLP as an independent entity can own, ये अपने नाम पे एसेट्स रख सकता है। 9th नंबर, लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, अनलिमिटेड होता है। इसमें क्या बोलता है? लिमिटेड। लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स LLP। ठीक है, ये भी एक बिग डिफरेंस है। 10 नंबर लास्ट पॉइंट है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में क्या बोलता है? पार्टनरशिप में पार्टनर्स आर द एजेंट of form and of each other partner।
each other partner, that's why क्या होता है, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों हो जाता है। इसमें बोलता है पार्टनर आर एजेंट ऑफ फर्म ओनली एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर। दूसरे पार्टनर का वो एजेंट नहीं होता है, जिस कारण से इसमें सिर्फ एजेंट होता है। समझे? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। थोड़ा बहुत आपको लिखवा दिए पार्टनरशिप और एलएलपी में। अब हमें बस काफी करीब पहुंच गए हम। एक पॉइंट और लिखना है, हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा, जिसका आप समझ सकते हैं कि अभी तक जो पढ़े हैं कितना इंपॉर्टेंट, कितना मायने रखता है आपके लिए। अब आपका नॉलेज पार्टनरशिप में थोड़ा इन्हेंस कर गया होगा। आप किसी से बात कर सकते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, इसलिए थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी था, इसलिए हमने आपको पढ़ाया। अब एक पॉइंट और रह गया है जिसको हम लोग आज लिखते हैं, फिर देखते हैं टाइम मिलेगा तो आगे पढ़ेंगे, अदरवाइज आज क्लास वहीं पे छोड़ देंगे। देखते हैं क्या है। लास्ट पॉइंट है पार्टनरशिप डीड। ये पॉइंट नंबर आई थिंक 5 होगा। पार्टनरशिप डीड, इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। एज वी नो दैट partnership is the result of an एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट का रिजल्ट, तो जो पहले हम लोग पढ़े भी हैं। एज वी ऑल्सो नो दैट एन एग्रीमेंट मे बी ओरल और रिटेन। oral or written. However, in order to avoid all misunderstanding and dispute, it is always the best course to have। पार्टनरशिप डीड कैसे आया, इसके बैकग्राउंड में आपको हम थोड़ा झलक इसका देना चाहते हैं, इसके बैकग्राउंड का, ठीक ना। बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में है। हैव a written agreement duly signed and registered under the act। बोलता है कि जैसा हम जानते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का ही रिजल्ट होता है, और एग्रीमेंट ओरल और रिटन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए ये ऑलवेज बेटर माना जाता है कि आपका एग्रीमेंट रिटन हो और ड्यूली साइंड हो एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। एक्ट मतलब पार्टनरशिप एक्ट, ठीक ना। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी है तो एलएलपी एक्ट, इसलिए एक्ट का नाम यहां पे हमने लिखा, ठीक है। अब बोलता है such a written document which contain the term of agreement is called
पार्टनरशिप उसी रिटेन डॉक्यूमेंट को, जो कि एग्रीमेंट के टर्म एंड कंडीशन को ये करता है, रिकॉर्ड करता है विथ कंटेन, उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या पॉइंट होता है, उसको थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, वैसे बहुत सारा पॉइंट इसमें हो सकता है, लेकिन जो मेन पॉइंट है 8-9 पॉइंट उसको मैं लिखवा देता हूं। बस यही लास्ट हमारा टॉपिक है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे, कैसे क्वेश्चन बनना है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ सर, लिख लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लिखेंगे द पार्टनरशिप डीड should contain the following points। पार्टनरशिप डीड कौन कौन सा पॉइंट कंटेन करता है? पहला, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द, नेम एंड एड्रेस फॉर्म का। दूसरा, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो भी पार्टनर है सभी का नेम और एड्रेस। तीसरा, द टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस the firm proposed to, जो काम करने वाला उसका टाइप और नेचर, जो कि इलीगल नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी contributed by each partner and whether the capital account will be fixed or fluctuating। ये फिक्स और फ्लक्चुएटिंग क्या लिखे हैं यह भी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। फिफ्थ नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिक्स नंबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेवेंथ नंबर, ड्राइंग। एट नंबर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, गुडविल, ऑडिटिंग, ETC। यही सारा पॉइंट हमारा पार्टनरशिप डीड में कंटेन होता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। अब इसके बाद हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आते हैं सीधा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अभी आपको लिखवाने जा रहा हूं, उसको पहले लिख लेंगे, तब जाकर के हम लोग प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट लिखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक ना? क्या है पॉइंट ये? रूल्स इन absence ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड किसी बात पे VBI लिखिए या मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिए, MMI। ये बहुत इंपोर्टेंट है। बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड अगर किसी बात पे साइलेंट है या नहीं है,
अब्सेंस का मतलब नहीं है, तो क्या रूल होगा? पहला रूल नंबर वन, नो पार्टनर हैज राइट टू अ सैलरी। नो पार्टनर हैज राइट, नो पार्टनर हैज द राइट टू अ सैलरी। पार्टनर सैलरी लेने का अधिकार उसके पास नहीं होगा पार्टनर को। दूसरा अधिकार, नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा पॉइंट है ये सर। तीसरा, जो कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये हेल्प करने वाला है पॉइंट, 5 पॉइंट है, पांचों। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग। जो पार्टनर ड्राइंग करेगा उस पे पार्टनर भी इंटरेस्ट नहीं देगा फॉर्म को। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये पहले भी लिखे, अभी बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, बहुत ही वीवीआई। इनफैक्ट ये 5 पॉइंट 5 ही बहुत वीवीआई है। 5वां नंबर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को PSR के नाम से डिनोट करेंगे आगे। ये क्या होगा? इक्वली। प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? इक्वल। ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए? यहीं पे हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को एकदम आप अपने जबान पे ले आइएगा, ठीक ना? ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। इसके बाद हमारा अब आता है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जो हम लोग कॉन्सेप्ट का चर्चा किए थे ना, जिक्र किए थे। कॉन्सेप्ट कहाँ पे लिखे थे? यहाँ पे आपको याद होगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखे थे। कॉन्सेप्ट का 2.1 लिखे थे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और उसमें 5 पॉइंट लिखे हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर। अब हम लोग आते हैं 2.2 लिखते हैं, जहां पे लिखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, देखते हैं। 2.2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सर 1 घंटा हो गया है, प्लीज छोड़ दीजिए। सर कैसे आपको मालूम हो जाता है? बोले, आपका दिल का आवाज हम सुन लेते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन बनाएंगे। अब आप 2 क्लास करने के बाद इतना फील कर रहे होंगे, 2 घंटा क्लास, 1 घंटा पिछले क्लास में और 1 घंटा ये, मात्र 2 घंटा में आप इतना फील कर रहे होंगे कि पार्टनरशिप में आप कितना जान चुके। पार्टनरशिप क्यों आया, पार्टनरशिप डीड क्या है, LLP क्या है, उसका अधिकार क्या है, पार्टनरशिप डीड में अगर साइलेंट रहेगा तो क्या होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, क्या क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, रेमुनरेशन क्यों आया, ये सारा लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट मात्र 2 घंटे क्लास में आप जान गए हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा हो सकता है थोड़ा लंबा होगा। उस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सारा कंप्लीट करवा दिया जाए, और उस क्लास में हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट करवाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय। क्लास कैसा लगा प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बतलाना, सो दैट की मोटिवेशन मिलता है हमें फीडबैक से। आप बतलाइएगा क्लास कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।